बेटा वेव क्या होता है, लिखो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव के बारे में लिखो बेटा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव क्या होता है, लिखो इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल। वेव क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल। बेटा मीडियम के पार्टिकल के ट्रांसफर हुए बिना इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल। ठीक है बेटा, वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल। क्लियर? अब इधर ध्यान से सुनो, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल। इधर ध्यान दो बेटा, ऐसे मान लो एक के बाद एक बहुत सारे पत्थर ऐसे खड़े हो या कुछ भी समझ लो, अगर मैंने इस वाले को गिराया तो लास्ट वाला गिर जाएगा, लास्ट वाला गिर जाएगा ना। क्यों बेटा, यहां पे मैंने एक एनर्जी कंट्रीब्यूट किया, ये एनर्जी अगले वाले के पास गया, अगले ने अगले को दिया, इससे लास्ट तक पहुंच गया। तो बेटा लेकिन ये वाला पार्टिकल तो यही रहा ना, लेकिन एनर्जी लास्ट तक पहुंच गई। तो मीडियम का पार्टिकल लास्ट तक नहीं पहुंचा, लेकिन एनर्जी लास्ट तक पहुंच गई। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव बोलते हैं। वेव क्या है, वेव इज द एनर्जी इन ट्रांसफर। बेटा एनर्जी जो ट्रांसफर में होती है उसी को क्या बोलते हैं, वेव। वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। अब बेटा ये वेव कितने टाइप की होती है, ठीक है ना, ये वेव कितने टाइप की होती है? तो बच्चों ये वेव 3 टाइप की होती है। सबसे पहला वेव होता है मैकेनिकल वेव। बेटा वेव 3 टाइप की होती है। सबसे पहली वेव होती है मैकेनिकल वेव, इसको मीडियम की जरूरत होती है। बेटा इट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। सबसे पहला वेव कौन सा होता है, मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। दूसरा वेव क्या होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव बेटा डोंट रिक्वायर मीडियम, इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डोंट रिक्वायर मीडियम। दूसरे तरह का वेव होता है नॉन मैकेनिकल वेव, यानी इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आज हमारा आज का टॉपिक भी है, ईएम वेव। इसी वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तीसरी वेव होती है बेटा, इसको बोलते हैं मैटर वेव। मैटर वेव, तीसरी वेव होती है मैटर वेव। मैटर वेव को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डोंट रिक्वायर मीडियम, डोंट रिक्वायर मीडियम। इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, तो मैकेनिकल वेव आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्लास 11th का जो लास्ट चैप्टर था वो मैकेनिकल वेव था। अब आप क्लास 12th में आ गए हैं, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ईएम वेव। फिर बेटा जब 12th में मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा बेटा आपको मैटर वेव। ठीक है ना, तो जो पहला चैप्टर होगा उसमें मैं आपको मैटर वेव पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, अभी जो आपको पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आपको ईएम वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो देखो बेटा अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लिख लिया था ना पिछला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ ठीक है ना, तीसरा वेव होता है मैटर वेव। बेटा ये 3 टाइप की वेव होती है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ठीक है, दीक्षा जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 टाइप की वेव होती है, आज की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। डन? जो बच्चे अभी जैसे नंदिनी दीक्षा तुरंत ज्वाइन किए हैं बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन? 3 तरीके की वेव होती है। आज की क्लास में हम लोग मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव या ईएम वेव पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो डायरेक्ट बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, इसी में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा 10 पॉइंट लिखवाऊंगा,
और 10 पॉइंट में ईएम वेव का सब कुछ बता दूंगा, कैसे प्रोड्यूस होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे चलती है, प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, सब कुछ। ठीक है ना। पहला पॉइंट वाइज बना के लिख लो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर। पहला लिखो बेटा, इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। बेटा पहला पॉइंट, इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। बेटा इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। बेटा ये स्पीड ऑफ लाइट से मीडियम में चलती है। ठीक है बेटा, इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। देखो इधर बेटा, कोई भी ईएम वेव हो, अगर वो वैक्यूम में चलेगी तो उसका स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है। तो बेटा किसी भी मीडियम में ईएम वेव की स्पीड क्या होगी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड होगी। समझ में आ रहा है बेटा बात? नहीं, किसी भी मीडियम में ईएम वेव की स्पीड क्या होगी, तो जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगा। बेटा आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि ईएम वेव की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे रेडियो वेव भी ईएम वेव है, एक्सरे भी ईएम वेव है, अल्ट्रावायलेट भी ईएम वेव है, गामा रे भी ईएम वेव है। इनकी अलग अलग कैटेगरी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे और एक्सरे में कौन सबसे फास्ट चलती है, तो इसका आंसर होगा सब सेम स्पीड से चलती है, क्योंकि सब के सब क्या है, ईएम वेव। और ईएम वेव हमेशा किससे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। तो बेटा आगे चल के आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव दे के बोला जाएगा कौन फास्ट चलेगा, तो बोलना सब सेम स्पीड से चलेंगे। क्यों? क्योंकि सब क्या है बेटा, ईएम वेव है, तो सब सेम स्पीड से चलेंगे। क्लियर? दूसरा बेटा सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, इट इज प्रोड्यूस्ड बाई, it is produced by the accelerating charge particles. It is produced by the accelerating charge particles. It is produced by the accelerating charge particle. It is produced by the accelerating charge particle. सुनो बेटा ध्यान से, ईएम वेव कब कब प्रोड्यूस होता है ये भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि सीबीएसई आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ईएम वेव कब प्रोड्यूस होगा, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। तो क्वेश्चन कि अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को ग्रेविटी के रीजन में ड्रॉप करूं, क्या ईएम वेव प्रोड्यूस होगा? बताइए, होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेट करेगा, नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, क्या ईएम वेव प्रोड्यूस होगा? एक फिक्स स्पीड से घूम रहा है सर्कल में, इसकी स्पीड फिक्स है, क्या ईएम वेव प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। पक्का? क्या हुआ आर्यन? ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। सर्कल में कोई फिक्स स्पीड से घूम रहा है, क्या ईएम वेव प्रोड्यूस होगा? होगा। बेटा कोई भी सर्कल में घूमता है तो उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दुनिया का कोई भी पार्टिकल सर्कल में नहीं घूम सकता। सर्कल में अगर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होगा, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब इसके अंदर से ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? ईएम वेव कब कब प्रोड्यूस होता है? जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे। याद रखिएगा मेरी बात को। तो एक्सेलरेट बस देखना कि फोर्स लग रहा है कि नहीं, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट करेगा। सर्कल में घूम रहा है, सबसे कॉमन केस पूछेगा, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूम रहा है, ईएम वेव प्रोड्यूस होगा कि नहीं? होगा। तो बेटा जब सर्कल में कोई घूमता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। अरे प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होना ही तो चाहिए बस। अच्छा यहाँ एक्सेलरेशन क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बेटा एक्सेलरेशन दो चीज के कारण होता है, या तो वेलोसिटी चेंज हो, या तो स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। क्लियर है सबको? बेटा इसी वजह से तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ था? क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्यों? बेटा एक इलेक्ट्रॉन, उनका मॉडल याद है ना, इलेक्ट्रॉन सर्कल में चारों तरफ घूमता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस होता है, तो इनसे पूछा लोगों ने कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है तो इसके अंदर से ईएम वेव निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं ईएम वेव क्यों निकलेगा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ना, एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खोते खोते एक दिन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ईएम वेव निकलेगा तो एनर्जी निकला,
एनर्जी निकला तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी निकल गया तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर रेडियस में घूमता जाएगा और घूमते घूमते एक दिन न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो अगर ये ट्रू होता तो न्यूक्लियस में चला था तो दुनिया खत्म हो जाती, क्योंकि एटम खत्म हो जाता। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड का मॉडल इसी वजह से गलत हुआ, उसको गलत करने में ईएम वेव का हाथ है। समझ में आया ना कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में रोटेट करेगा तो उसके अंदर से ईएम वेव प्रोड्यूस होगा बच्चों, और अगर वो ईएम वेव प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट, पॉइंट बना के लिखते जाना और कॉमन सेंस जिंदा रखना कि कहीं भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। और भी केसेस बना के दिया जा सकता है, ध्यान देना, स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, दोनों केस में ईएम वेव प्रोड्यूस होगा। थर्ड केस बेटा लिखो, इट ट्रेवल बाय क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई लिखना ब्रैकेट में, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के ब्रैकेट में कैपिटल ई लिखना। इट ट्रेवल बाय क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ब्रैकेट में कैपिटल ई लिख लेना, एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम, क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में कैपिटल ई लिख लेना बेटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड ब्रैकेट में कैपिटल बी लिख लेना, बी, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है ना। इट ट्रेवल बाय क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। ठीक है बेटा, इधर ध्यान से समझो। एक साइंटिस्ट थे फैराडे साइंटिस्ट थे, तो बेटा उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे। अरे फ्लक्स वेरी करे या मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तो फ्लक्स वेरी करेगा ना। तो बेटा अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। अरे ईएमएफ प्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये किसने बताया था कि बी से ई प्रोड्यूस हो सकता है? ये फैराडे ने बताया था। किस लॉ में बताया था? लॉ ऑफ ईएमआई में बताया था। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बताया था फैराडे ने कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। बेटा इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो एक दिन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, तो जब मैक्सवेल थे तो एक दिन सारी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के इक्वेशन को पढ़ रहे थे, खाली बैठे हुए थे। तो खाली बैठे थे तो इक्वेशंस को पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। तो जब उनके दिमाग में ये वाली बात गई कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मींस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड शुड आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बेटा अगर बी से ई बन रहा है तो ई से भी बी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचर लव सिमिट्री। क्योंकि नेचर को क्या पसंद है? सिमिट्री पसंद है। नेचर में हर चीज डुअलिटी में है, दिन है तो रात है, ठीक है ना, तो पाप है तो पुण्य है, डुअलिटी में है ना। तो हर चीज जब डुअलिटी में है तो अगर बी से ई बन रहा है तो ई से भी बी क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं? अरे बनना चाहिए ना। तो यही तो बोला था मैक्सवेल ने लॉजिक लगाया कि अगर बी से ई बन रहा है तो ई से भी बी बनना चाहिए। समझ में आया? तो बेटा मैक्सवेल जब ये लॉजिक लगाए तो उन्होंने कैपेसिटर का एक एग्जांपल लिया। मैं ये बताऊंगा आगे चल के, जब ये चैप्टर में बताऊं, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आपको बताऊंगा कि मैक्सवेल ने कैसे इस बात को प्रूव किया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बेटा उन्होंने बैठे पेपर लिया, पेपर पे कुछ डेरिवेशन किया और मान लो एक दिन के अंदर इन्होंने खोज कर दिया कि अगर बी से ई बनता है तो ई से भी क्या बनेगा? बी बनेगा। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे, बट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड वाज डिस्कवर्ड बाय जेसी मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल नहीं बच्चों, जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, क्रिकेट का कोई शौकीन हो तो ग्लेन मैक्सवेल ना डाल दे, जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इन्होंने बताया था कि बी से भी ई से भी प्रोड्यूस हो सकता है। और बच्चों इसी कारण से बी से ई प्रोड्यूस हुआ, ई से बी प्रोड्यूस हुआ। अब देखो फिर क्या घटना हुई। अरे क्लियर है ना? बी से ई बन सकता है, किसने बताया था? ये याद रखना, मैं पूछूंगा ये सब, फैराडे ने। लेकिन ई से बी बन सकता है, किसने बताया था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने बताया कि ई से बी बन सकता है। सुनो बेटा अब ध्यान से। अब क्वेश्चन है कि भाई ईएम वेव को मीडियम नहीं चाहिए होता है ना। बेटा अभी बताया था मैंने
EM वेव डोंट रिक्वायर मीडियम। ए ध्यान से सुनो बेटा, EM वेव डोंट रिक्वायर मीडियम बताया था ना। तो बेटा क्वेश्चन है कि जब मीडियम नहीं है तो वेव कैसे जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपके कानों तक बात पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, बीच में मीडियम है, तो मैं अपने आगे वाले एयर को धक्का मार रहा हूं, वाइब्रेशन दे रहा हूं, वो अगले वाले एयर को दे रहा है, फिर ऐसे करते करते आपके कान के पास जो एयर है वहां तक मेरी वाइब्रेशन पहुंच रही है, फिर वो वाइब्रेशन आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को मिल रही है, फिर इस तरह से फिर एम्पलीफायर आपके कान में लगा हुआ है जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है, फिर दिमाग में ब्रेन उसको रीड कर रहा है, ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें बीच में मीडियम था ना। अरे मेरी बात आप तक कैसे पहुंची, मीडियम से पहुंची कि नहीं पहुंची। लेकिन EM वेव को क्या चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए। तो सवाल ये उठाना कि EM वेव फिर एनर्जी कैसे लेके जाएगा। तो सुनो इधर ध्यान से बेटा, EM वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज पार्टिकल से। ए इधर ध्यान दो, EM वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज पार्टिकल से। तो बेटा अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या ऑसिलेट करेगा, बेटा ऑसिलेशन में भी एक्सेलरेशन होता है, तो चार्ज पार्टिकल अगर ऑसिलेट करेगा तो ये अपने साथ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे चार्ज पार्टिकल बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये तो आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर से। तो चार्ज पार्टिकल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अरे होगा ना, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसने बताया था, किसने बताया था, किसने बताया था, गधों के सामने दिख रहा है बोल नहीं रहे हो, मैक्सवेल ने बताया था। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब EM वेव चलेगी तो पूरे मीडियम में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म। बी से ही पता था, अगर ई से भी नहीं होता तो EM वेव की खोज कैसे होती, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो बेटा EM वेव ट्रेवल बाय क्रिएटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। ड्राइंग बना लो, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा, समझ में आ रहा है। किसी को कोई डाउट होगा पूछ लेगा मेरे से। ठीक है, डन बेटा, डन बेटा, गेट बंद कर देना, ठीक, क्लियर, डन। आगे चलें, किसी कोई डाउट। ए रसिका क्या बात हो, बताओ। ई से बी कौन बनाता है, किसने बताया था ई से बी बनता है, ठीक है, अलर्ट रहना। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा नंबर पॉइंट हुआ, अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। And the direction of wave and the direction of wave are mutually perpendicular to each other, are mutually perpendicular to each other. Electric field, magnetic field and the direction of wave are mutually perpendicular to each other. ठीक है, लिख लिया। इसका मतलब ये समझो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ वेव एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। इधर ध्यान दो बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है एक्स में, ए गधो, ए वेव अगर जा रहा है एक्स में, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वाई में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा जेड में, और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा जेड में। अगर वेव जा रही है एक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा वाई में और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगा जेड में। ठीक है ना, मैं एक दिखाता हूं, क्लियर है ना, बना लिया ना।
इधर देखो, हाँ कुछ बच्चों को बेटा देखो इधर ईएम वेव कैसे चलती है, इधर ध्यान से देखो। ये वेव किधर जा रही है, एक्स में। ये वेव किधर ट्रेवल कर रही है, एक्स में। बेटा ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है किधर, वाई में, वाई में ऑसिलेट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है जेड में, और वेव किधर ट्रेवल कर रही है, एक्स में। समझ में आ रहा है ना? देखो दोनों तरफ ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर, यहां देखोगे तो ऑसिलेशन क्लियर दिखेगा, बी भी ऑसिलेट कर रहा है और ई भी, और वेव आगे की तरफ बढ़ रही है एक्स की तरफ। समझ में आई नहीं? एक और बात यहां देखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ है उसी मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हुआ है। यहां देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ है उसी मोमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हुआ है। समझ में आया? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है। ट्रेवल ऐसे करती है, ठीक है? किसको डांस आता है? मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, डेमो देते थक गया बेचारा, क्लास 10 से डेमो दे रहा है ये का। ठीक है बेटा इधर देखो, जैसे अगर इधर देखो मैं बता रहा हूं डेमो देगा, इधर कोई डेमो देगा? आदित्य दोगे डेमो? इतना डर रहा है, रुद्र आ जाओ तुम बेटा, हरियांश तुम आओ। कैसे आदमी हो यार तुम, इतना डर रहे हो? देव इधर आओ तुम, अरे इधर आओ, अरे मेरी एक्टिंग उधर, तू ही तो कलाकार है, आजा इधर, अरे इधर आ, अरे इतना क्या शर्मा, अरे मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। इधर देखो, इधर मेरी तरफ आ तो सही, इधर ऐसे खड़े होगा, ये हाथ ऊपर कर, ऊपर, ये हाथ ऐसे साइड में कर, अरे रुक जा, ऐसे साइड में कर, इसको ऊपर कर, ऐसे आ जा, आ गया। अब इस हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करना है, ठीक है? इस हाथ को ऐसे अंदर बाहर करना है, ठीक है? अरे समझा कि नहीं समझा तू मेरी बात? समझ गया। इस हाथ को ऊपर नीचे करना है, इस हाथ को अंदर, कैमरे में भी दिखना चाहिए इसलिए थोड़ा सा, अच्छा मैं नीचे कर दूं क्या? हाइट थोड़ा कम है ना तो मुझे ये, ठीक है? ये हाथ तुम्हें ऊपर नीचे करना है, ये दाएं बाएं करना है, ठीक है? और साथ साथ आपको आगे भी मूव करना है, 3 काम एक साथ करना। कर गधा, ये सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में ऑसिलेट, यही तो है गधा। जब ये तुम्हारा हाथ ऊपर जाएगा उसी समय ये हाथ बाहर जाना चाहिए, जब ये अंदर आएगा तो दोनों अंदर एक साथ होना चाहिए और साथ में आगे जाना। चल समझ में आया ना? इधर आ, पीछे आ, फिर से हाथ ऊपर कर, हाथ तो ऊपर कर। देखो बेटा देव अगर वेव थे, थोड़ी देर के लिए मान लो ये वेव है, तो ये किधर ट्रेवल कर रहा है? इधर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किधर ऑसिलेट कर रहा है? इधर। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये किधर ऑसिलेट कर रहा है? इधर। तो तीनों काम एक साथ होता है, वेव इधर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऑसिलेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इधर ऑसिलेट करता है। वाह बेटा जा, समझ में आया ना? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? बेटा सबको क्लियर? सबको क्लियर? तीनों डायरेक्शन नहीं। सुने थे ध्यान से। एक और बात यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान समझना बेटा। इसमें इक्वेशन क्या होती है? तो ई अब अभी ई किधर जा रहा है? वाई की तरफ। तो इसका इक्वेशन लिखते हैं बेटा, ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बेटा ये पहचानने आना चाहिए, ये हाईएस्ट मतलब हाई वेटेज टॉपिक है, ये हाई वेटेज टॉपिक है। ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी। बेटा यहां बीजेड इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी।
मैं एक्सप्लेन करता हूं, घबराएगा नहीं, अभी सब कोई लिखेगा इसको। बेटा ये लिखो सब लोग। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, वाई में, तो कितना होगा ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, जेड में, तो इसलिए लिखा है बीजेड इज टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना। ये इक्वेशन लिखने के लिए आपको सीबीएसई में क्वेश्चन आता है और आपको ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए। मैं समझाता हूं, घबराओ मत, सब लोग आराम से समझो। लिख लिया इक्वेशन, लिखा पहले ये बता बच्चों, सबने लिखा इक्वेशन, जल्दी करो बेटा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, देखो साइन के अंदर दोनों का फंक्शन सेम है, इसीलिए जब ई नॉट जीरो हुआ तो उस समय बी नॉट भी जीरो हुआ, क्योंकि साइन का फंक्शन जो लिखा हुआ है सामने वो दोनों के सेम है ना। तो जब साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी 1 होगा तो ई वाई ई नॉट के इक्वल होगा और बीजेड बी नॉट के इक्वल होगा, और जब ये जीरो होगा तो दोनों क्या होंगे, जीरो। तो एक साथ आपको मैक्सिमम और एक साथ आपको क्या दिखे, मिनिमम, दोनों दिखाना है, मैक्सिमम और मिनिमम एक साथ दिखा। बेटा देखो अब यहां से पहचानने आना चाहिए, पहले कुछ बातें याद रखो। ये के क्या है, तो बेटा के को कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट बेटा ये सब आपने अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो दोबारा मौका है इसको सीखने का। के को कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर बेटा इसको एक और नाम से जानते हैं, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर इसका दोनों नाम है बेटा। इस के की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाई लैम्डा। इस के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। बेटा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है ना, 2 पाई बाई लैम्डा। बेटा ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा इसका आपको काफी आदत हो चुका होगा लेकिन फिर भी बताना मेरा धर्म है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 2 पाई एफ या बेटा और 2 पाई बाई टी। सबको क्लियर है ना, ये तो एसी में भी देखा था, ठीक है बेटा। अगर आपको वेव की इक्वेशन दी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी हो, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर। बेटा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दी हो तो क्या आप वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? बेटा जो x या जो भी यहां पे हो उसके साथ जो लगा होगा वो k होगा। अरे k की वैल्यू गिवन होगी ना आपको, जैसे मैं लिख देता हूं 10x माइनस 10 पाई टी, मैं लिख देता हूं 10x माइनस 10 पाई टी, तो बेटा k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। अरे बात समझ रहे हो ना, मैं लिख रहा हूं 10x माइनस 10 पाई टी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और 10 ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पाई। तो बेटा k की वैल्यू जब 10 होगी तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू 10 होगी, तो यहां से लैम्डा निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हो। और बेटा ओमेगा की वैल्यू अगर 10 पाई है, ओमेगा की वैल्यू 10 पाई तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि नहीं, 2 पाई एफ कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा जो x के साथ लगा होगा वो k होगा, जो t के साथ लगा होगा वो क्या होगा, ओमेगा होगा। बेटा दीक्षा क्लियर? नंदिनी, खुशी, बेटा ये क्लियर है? ठीक है ठीक है। दीक्षा बेटा ऑडिबल? सर क्लियर है। ठीक है। बेटा इधर ध्यान से, क्लियर है सबको? अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना है आपको। बेटा ये मुझे कैसे पता चलेगा कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? ये मुझे कैसे पता चलेगा वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? सुनो ध्यान से, मैं पूछूंगा फिर से। बेटा तो अगर आपको ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या है, तो बेटा इसके अंदर देखना कि इसके अंदर x लिखा है कि y लिखा है। इसके अंदर क्या लिखा है, x लिखा है या y लिखा है? अगर यहां पे x लिखा है तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, x में। अगर इसके अंदर ky लिखा है तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, y में। अगर इसके अंदर z लिखा है तो वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, z में। तो बेटा कोई भी, चाहे e दिया हो b दिया हो, उसके अंदर साइन के फंक्शन में देखना क्या है। अगर x है तो वेव किस में जा रही है, x में। अगर y है तो वेव किस में जा रही है, y में। क्लियर है? क्लियर है? अब एक और बात ध्यान दो बेटा, एक और बात ध्यान दो। अगर
के एक्स और ओमेगा टी, के एक्स एंड ओमेगा टी दोनों का अपोजिट साइन है बेटा, ये इसी में लिख लेना, के एक्स और ओमेगा टी का अगर अपोजिट साइन है बेटा, अगर मान लो वेव एक्स में जा रही है, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज टॉपिक है सीबीएसई का ये। अगर वेव एक्स में जा रही है तो बेटा एक्स में भी तो दो पॉसिबिलिटी है, प्लस एक्स में भी जा सकती है और माइनस एक्स में भी। अब ये कैसे पता चलेगा ऋषिका, बात मेरी समझो इधर बेटा, अगर ये वेव एक्स में जा रहा है तो एक्स में भी दो पॉसिबिलिटी है ना, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन से एक्स में जा रही है? तो बेटा अगर के एक्स और ओमेगा टी का अपोजिट साइन है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, और अगर के एक्स और ओमेगा टी का, के एक्स और ओमेगा टी का सेम साइन है, सेम साइन है, तो बेटा ये नेगेटिव में जा रही होगी। एग्जाम्पल बताता हूं बेटा, के एक्स और ओमेगा टी का अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव में, के एक्स और ओमेगा टी का सेम साइन है तो नेगेटिव में। अभी बताता हूं बेटा एग्जाम्पल से, घबराओ मत, ठीक है? लिख लिया, के एक्स और ओमेगा टी का अपोजिट साइन तो पॉजिटिव में, के एक्स और ओमेगा टी का सेम साइन तो नेगेटिव में, ठीक है? अब इधर सुनो बेटा, ऊपर वाले इक्वेशन में देखो, के एक्स के आगे क्या लिखा है? प्लस। के एक्स के आगे क्या लिखा है? प्लस। अरे कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है ना। ओमेगा टी के आगे क्या लिखा है? माइनस। तो दोनों का साइन अपोजिट है या सेम है? अपोजिट। तो वेव किधर जाएगी? प्लस एक्स में जाएगी। एक्स में तो जाएगी, कैसे पता है? अंदर एक्स लिखा हुआ है, लेकिन प्लस एक्स में जाएगी या माइनस एक्स में? तो दोनों का साइन अपोजिट है तो किधर जाएगी? प्लस एक्स। बेटा अगर यहां पे बीच पे मैं प्लस लगा दूं तो अब वेव किधर जाएगी? माइनस एक्स में। ये याद रखना, डायरेक्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आएगा, और एकदम हलवा क्वेश्चन होता है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर जैसे यहां पे y लिखा हो, यहां पे y लिखा हो और लिखा हो के वाई माइनस ओमेगा टी, बताओ वेव किधर जा रही है? प्लस वाई की माइनस वाई? के वाई माइनस ओमेगा टी लिखा है, के वाई माइनस ओमेगा टी, तो के वाई के आगे प्लस लिखा है, ओमेगा टी के आगे माइनस लिखा है, किधर जाएगी? प्लस वाई। ठीक है? नहीं आया ना? कंसंट्रेशन बेटा, इसी का नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ना होने पे छोटा सवाल भी बड़ा लगता है। समझ में आया? क्लियर है? के से वेवलेंथ निकालने आ गया, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकालने आ गया, और बेटा साइन देख के आपको डायरेक्शन निकालने आ गया। डायरेक्शन निकालने आ गया। अब एक क्वेश्चन देके मुझे बताओ, क्वेश्चन है Ex इज इक्वल्स टू ई नॉट, ई नॉट की जगह यहां भी ले लो 10 न्यूटन पर कूलम, या 10 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। के जेड की वैल्यू ले लो, चलो 10 जेड माइनस 20 पाई टी, 10 जेड माइनस 20 पाई टी। बेटा आप डायरेक्शन ऑफ वेव बताइए पहले, किधर जा रही है वेव? किधर जा रही है? जेड में। प्लस जेड या माइनस जेड? प्लस जेड, क्योंकि ये दोनों का साइन क्या है? अपोजिट है। तो बेटा ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? प्लस जेड डायरेक्शन। इस वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? इस वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? निकालो फ्रीक्वेंसी, इस वेव की फ्रीक्वेंसी निकालो, चलो इस वेव की फ्रीक्वेंसी निकालो। बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे? ओमेगा कितना है? टी को छोड़ के जो बचता है वो ओमेगा होता है। तो बेटा ओमेगा कितना है यहां पे? ओमेगा कितना है? 20 पाई। अरे टी को छोड़ के जो बचा वो ओमेगा होता है। ओमेगा कितना है? 20 पाई। ये किसके इक्वल होगा? 2 पाई एफ के। तो 2 पाई से इसको कैंसिल कर दो, एफ की वैल्यू कितनी आएगी? 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज आ गया। वेवलेंथ निकालो, लैम्डा वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ बेटा जेड को छोड़ के जो बचा वो क्या होगा? के। जेड को छोड़ के बचा वो क्या होगा? के। के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10। 10 को क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 10। अरे ये ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। कितना आएगा? पाई बाई 5। इसका यूनिट मीटर। समझ में आ रहा है? नहीं मीटर, केवल मीटर। लैम्डा है ना।
अरे लैम्डा है भाई, केवल मीटर, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ये सब हलवा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव क्या होगा बेटा? आपने पढ़ा है दुनिया का कोई भी वेव हो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, दुनिया का कोई भी वेव हो इस फॉर्मूले को फॉलो करता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, करता है ना फॉलो। तो f की वैल्यू निकाल चुके हो क्या? f की वैल्यू है 10, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 5, कैंसिल कर दो तो कितना आएगा? 2 पाई मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ वेव है। एक इक्वेशन से देखो क्या क्या छुपा हुआ है एक इक्वेशन के अंदर। देखो एक इक्वेशन के अंदर ये छुपा हुआ है इंफॉर्मेशन की वेव किधर जा रही है, एक इक्वेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन छुपा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है, उसी इक्वेशन के अंदर ये छुपा है कि उसकी स्पीड क्या है। सब कुछ समझ में आया? इक्वेशन रीड करना आना चाहिए सबको। इक्वेशन देके मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, आपको रीड करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? इक्वेशन देके रीड करना आपको आना चाहिए। क्लियर? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है मुझे बताएगा। डायरेक्ट बेटा इक्वेशन देखो और ये सब चीजें सॉल्व करो। आगे चलूं बेटा, स्पीड ऑफ वेव निकालने का, जैसे मान लो आपसे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ना पूछा हो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ना पूछा हो, डायरेक्ट आपसे क्या पूछा हो? स्पीड ऑफ वेव। बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ना पूछा हो, डायरेक्ट क्या पूछा हो? स्पीड ऑफ वेव। तो बेटा स्पीड ऑफ वेव का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई के। कैसे? ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ। के की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई बाई लैम्डा। बेटा लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर एफ लैम्डा आया कि नहीं आया? तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको नहीं निकालने को बोला है तो डायरेक्ट स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालोगे? ओमेगा बाई के से डायरेक्ट कर देना स्पीड ऑफ वेव के लिए, ओमेगा बाई के। कोई जरूरत नहीं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालने की। ओमेगा क्या होगा? टी को छोड़ के जो बचेगा वो ओमेगा है, और एक्स को छोड़ के या जेड को छोड़ के जो बचेगा वो के है। ओमेगा बाई के कर देना, स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। क्लियर? किसी कोई डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक ना? आगे चलें बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। और सुनो एक और बात बेटा, ई और बी का फंक्शन आपको रिलेट करने आना चाहिए, तो अगला पॉइंट बताता हूं उससे हो जाएगा। बेटा इस पॉइंट में किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? अगला लिखो, डायरेक्शन ऑफ वेव इज गिवन बाई, अगला लिखो, डायरेक्शन ऑफ वेव इज गिवन बाई ई क्रॉस बी। डायरेक्शन ऑफ वेव इज गिवन बाई ई क्रॉस बी। बेटा v का डायरेक्शन वही होगा जो e क्रॉस b का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ वेव इज गिवन बाई e क्रॉस b। डायरेक्शन इज गिवन बाई e क्रॉस b। वेव का डायरेक्शन किधर होगा? e क्रॉस b के डायरेक्शन में। अब पिछले क्वेश्चन में आ जाओ, मुझे डायरेक्शन बताओ। अच्छा अभी बताओ ये क्लियर? e क्रॉस b के डायरेक्शन में। तो बेटा कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिया है और आपसे पूछा है कि बताओ वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा देना। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ई की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाओगे ना। तो पिछले क्वेश्चन में, पिछले डायग्राम में देखो बेटा, ई जा रहा था ऊपर, अरे ई जा रहा था ऊपर, जेड था बाहर, तो ई क्रॉस बी करो, वी किधर आया? इधर आया ना, इधर आया ना। तो अगर ई और बी गिवन है तो वी का डायरेक्शन किधर होता है? ई की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाना पड़ता है। समझ में आया? इसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया था मैंने, उसमें मुझे डायरेक्शन जरा बताना बच्चों। हाँ इसमें मुझे आप लोग, इसमें मुझे बीजेड का बी का फंक्शन लिखिए आप, इसमें बी का फंक्शन लिखिए, सब लोग बी का फंक्शन लिखेंगे इसका। अच्छा बी का बी नॉट नहीं पता है, लेकिन एक बात बता सकते हो, बी किस डायरेक्शन में होगा? बी किस डायरेक्शन में होगा बता सकते हो? तो जरा फील करो बेटा, फील करो। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, बाहर क्या हो गया? जेड। तो वेव किधर जा रही थी? अरे इसमें वेव किधर जा रही थी बताना? प्लस जेड में ना। तो बेटा v इधर है, v इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स में। इक्वेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लस वाई में होगा या तो माइनस वाई में होगा। अब आपको डायरेक्शन चेक करना है कि प्लस वाई में है कि माइनस वाई में। कैसे चेक करोगे? चेक करो बेटा, v क्रॉस ई क्रॉस बी क्या होना चाहिए? v। तो ई की तरफ अगर मान लो प्लस वाई में होता तो हाथ कैसे घूमता? ऐसे।
तो जेड की तरफ आता है, तो यही डायरेक्शन सही है। अगर माइनस, देखो तुम चेक कर लेना, या तो बी माइनस वाई में होगा या प्लस वाई में, तो दोनों के लिए डायरेक्शन चेक कर लो। पहले मान लो माइनस वाई में है, पहले अगर माइनस वाई में है तो ई क्रॉस बी कैसे करोगे, मतलब बी माइनस वाई में अगर बी है बेटा तो ऐसे आएगा, तो ई क्रॉस बी करोगे अंदर आएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं बेटा, ई की तरफ, जैसे मान लो बी नीचे की तरफ होता, थोड़ा देर के लिए सपोज करो, तो ई क्रॉस बी किधर आएगा, चेक करो। ई क्रॉस बी अंदर आएगा ना, अंदर आएगा यानी माइनस जेड में आएगा। लेकिन अगर जेड ऊपर होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, तो अब चेक करो, अब चेक करो, तो ई क्रॉस बी किधर आएगा, बाहर आएगा, यानी इसकी तरफ आएगा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगा, प्लस वाई की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या बनेगा, बी वाई इज इक्वल्स टू बी नॉट, अभी ये पता नहीं हमें, बी नॉट साइन टेन जेड माइनस 20 पाई टी। अरे दोनों में सेम होता है ना, अरे दोनों में सेम होता है कि नहीं होता है। और ये प्लस जेड की तरफ, सॉरी ये वेव का, ये वाला दोनों चीज सेम रहता है क्योंकि ये वेव को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे डायरेक्शन क्या लिखा है, बी वाई और ई एक्स। अगर माइनस में जाता तो माइनस वाई लिखता कि माइनस वाई की तरफ जा रहा है, या यहां पे ऐसे ही बना सकता था जे कैप, और यहां बना सकता था आई कैप। समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, बहुत मारूंगा तुम लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तो। बेटा ये मेहनत से पढ़ा रहा हूं क्योंकि सीबीएसई का हाई वेटेज टॉपिक है। और गधा मैंने क्वेश्चन दिया, तुम लोग को नहीं आया ना, बहुत मारूंगा मैं, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा पीटूंगा मैं। समझ में आया, अरे क्लियर है ना, नहीं क्लियर है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अगला लिखो, बताता हूं अभी और बताओ, वेट कर लो एक और बात। अगला लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ई, नेक्स्ट कौन सा नंबर का पॉइंट है, जो भी नंबर का पॉइंट है चलने दो। 6 नंबर का पॉइंट लिखो, ई बाई बी जो होता है वो सी के इक्वल होता है। ई बाई बी किसके इक्वल होता है, सी के। जो भी पॉइंट है लिख लो, ई बाई बी किसके इक्वल होता है, सी के। हाँ, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बेटा अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम लेना, अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम लेना। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, ई बाई बी का डायमेंशन किसके सिमिलर होगा, जैसे स्पीड के, एक्सेलरेशन के, फोर्स के, तो किसका डायमेंशन किसके सिमिलर होगा, स्पीड के। अरे ई बाई बी सी के इक्वल है, सी क्या है, स्पीड है, तो ई बाई बी का डायमेंशन किसके सिमिलर होगा, स्पीड के या वेलोसिटी के। अरे ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट दैट इज नॉट सो कॉमन। ई बाई बी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, सी के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आराम से बनाओ। अरे गधा हो का, तुम आज खत्म करना था इसको। अरे बहुत टाइम है अभी, तो पूरी रात अपनी है, पूरी रात अपने टेंशन क्या ले तुम लोग घर पे। कोई बात नहीं, यहां पे रहो, क्या करो, घर जाके करना ही क्या तुम लोग, फालतू टाइम पास करोगे, रील देखोगे, इससे चाहे यहीं पढ़ लो। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन दिया है बेटा, ई का मैंने फंक्शन दिया आपको, इधर ध्यान दो। ई का फंक्शन है 10⁴, और ई अब की बार मैं दे रहा हूं एक्स में, ये एक्स को दिया था, जेड दे दो अब की बार, बच्चों को रुलाओ। ई को दे दो जेड में, ठीक है बेटा। ई जेड दे रखा है 10⁴ साइन 20x माइनस 40 पाई टी, ऐसे दे दो बेटा। आपको बी का फंक्शन लिखना है, इक्वेशन लिखना है, आपको बी का इक्वेशन लिखना है, बस इतना ही काम है, बी का इक्वेशन लिखना है, ये काम है आपका, बस बी का इक्वेशन लिखना है। ई का इक्वेशन दिया है, बी का इक्वेशन लिखना है। इसमें अभी तक जो पढ़ा है सारा यूज हो जाएगा। ई का फंक्शन दिया है, बी का फंक्शन लिखना है। देखो ये वाली चीज तो बी में भी सेम रहेगी, इसका तो टेंशन नहीं लेना है। टेंशन किसका लेना है, इसका, कि यहां क्या लिखा जाएगा, और बी के डायरेक्शन का। डायरेक्शन देखो बी का क्या होता है, पहले वेव किधर जा रही है,
अरे यहाँ के होना चाहिए ना। बेटा वेव किधर जा रही है? प्लस एक्स में। ड्राइंग बनाओ। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और इधर क्या हो गया? जेड। तो वेव किधर जा रही है? प्लस एक्स में। तो ऐसे ही बना लो, ये वी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? जेड में। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, यानी ई इधर हो गया, और प्लस जेड में है, प्लस के कैप लिखा हुआ है, प्लस जेड में है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब बी किधर होगा? बी किधर होगा? माइनस वाई में। बेटा माइनस वाई में बी होगा, तभी तो ई क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगा। बेटा अगर ये ई इधर है, तो अगर अंगूठा इधर जाना है तो बेटा माइनस की तरफ इसको होना चाहिए ना। ये जेड ई क्रॉस बी ऐसे करोगे तभी तो इधर जाएगा ना। तो बेटा यानी बी की वैल्यू कितनी किधर आएगी? माइनस वाई में। बी किधर आएगा? माइनस वाई में। अरे ये समझ में आया क्या? बी माइनस वाई में क्यों होगा? नहीं आया ना? बेटा देखो, ई क्रॉस बी किसके इक्वल होना चाहिए? वी के। ई क्रॉस बी किसके इक्वल होना चाहिए? वी के। तो बेटा ई की तरफ हाथ रखो और अंगूठा वी की तरफ जाना चाहिए। तो देखो इधर, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इधर ध्यान से समझो, ये वाई एक्सिस है। बेटा ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ जेड एक्सिस। इधर आओ, बात कर रहे, इधर आ, अरे इधर आ, पकड़ इसको, क्या लगा? बेटा इधर देखो, इस केस में ये एक्स किधर, ये वेव किधर जा रही है? एक्स में। वेव किधर जा रही है? एक्स में। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस पेन की तरफ बाहर आ रही है, बाहर आ रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा हाथ रखो और इस तरफ घुमाओ जिससे अंगूठा वी की तरफ आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मैंने हाथ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हाथ रखा, और बेटा अंगूठा में किधर किधर की तरफ जाना चाहिए बताओ? वी की तरफ। तो ऐसे रखूंगा ना हाथ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पहले हाथ रखना है और ऐसा घुमाना है कि अंगूठा किधर की तरफ आए। गधा फिक्स रखो। ऐसा घुमाना है कि अंगूठा किधर की तरफ जाए? एक्स की तरफ। तो बेटा मैं अपने हाथ को ऐसे करूंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहेगा। ऐसा घुमाना है कि अंगूठा किधर की तरफ जाए? एक्स की तरफ। तो ऐसे घुमाऊंगा ना, तो यानी ई अगर इधर है तो बी किधर होना चाहिए? नीचे। तभी तो ई क्रॉस बी करूंगा तो अंगूठा इधर आएगा। तो नीचे क्या है? माइनस वाई। नीचे क्या है? माइनस वाई। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, दीक्षा बताओ। यस सर, आ रहा है। खुशी? यस। आरुष? आरुष सो रहा है गधा तुम? ठीक है बेटा। अरे क्लियर है ना? तो ये b किधर आएगा? बी वाई में आएगा ना। तो बेटा इसका फंक्शन क्या होगा? बी वाई। यहां पे ऐसे ही लिख दो, साइन 20x माइनस 40 पाई टी। और बेटा यहां क्या लिखूं? माइनस जे कैप या प्लस जे कैप? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों लिखा? समझ में आ रहा है? माइनस की तरफ जा रहा था ना ये। और बेटा यहां बी नॉट लिखना है, तो बी नॉट कैसे लिखोगे? तो ई बाई बी इक्वल टू क्या होता है? सी। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी अपॉन ई। सही तो लिख रहा हूं कि ई बाई सी होगा, चेक करो गधा कहीं का। बी इज इक्वल टू कितना होगा? ई बाई सी होगा ना? देखो तो बेटा मैं गलत कैसे हो सकता हूं? गलत तो तुम ही हो गए। ई बाई सी, ई की वैल्यू कितनी है? 10⁴। अरे सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेना, 1/3 × 10⁻⁻⁴। समझ में आया? तो बेटा इसका आंसर कितना आएगा? 0.33 × 10⁻⁻⁴। यहां रख दो, 0.33 × 10⁻⁻⁴ हो गया। बी का फंक्शन लिख दिया। अरे समझ में आया क्या? अगर ई का फंक्शन दिया होगा तो बी का फंक्शन लिख लोगे। पहले डायरेक्शन वेरीफाई करना पड़ेगा, दूसरा काम क्या करना पड़ेगा?
दूसरा आपको बी नॉट निकालना पड़ेगा। बी नॉट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला के लिए यूज करोगे? ई बाई बी इक्वल टू सी। थक गए? नहीं झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे ना? पक्का नहीं झेल पाओ, मुझे लग नहीं रहा है कि तुम लोग झेल पाओगे। अब इसी में मर गए तुम लोग यार। जितना पढ़ा है, लेकिन इतना तो बता दो कि जितना पढ़ा है समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा मत कि उस पर मिट्टी पलीत कर देना पूरा एकदम। तुम्हें तो बहुत ज्यादा है बेटा। सब कोई रिवाइज करेगा, जितना पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में भूल नहीं जाएगा। एक क्लास संयोग बस और लगा, लेकिन अगली क्लास में पक्का खत्म करूंगा मैं। और अगली क्लास में रोना नहीं। आज 3 क्लास था इसलिए मैंने छोड़ा है। अगली क्लास में कोई नहीं रोएगा कि जल्दी सुनो। ठीक है बच्चों, जाओ।